आज हम वाइफ ऑफ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम नीति है उसे देखते हैं, जो कि सड़क पर एक टॉर्च लेकर खड़ी होती है। आते जाते लोग वहां रुककर उससे उसका रेट पूछते हैं। तो वो एक आदमी को बताती है 50,000 रुपए। तो वो आदमी भी कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र भर का रेट नहीं पूछ रहा हूँ जो 50,000 रुपए बता रही हूँ, बस एक रात का रेट पूछ रहा हूँ। बताओ कितना लोगे। नीति उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक रात का ही बता रही हूँ, एक रात का 50,000 रुपए। तो आदमी उसे कहता है कि मैडम इतना कॉस्टली नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद कई आदमी बार बार उससे उसका रेट पूछते हैं, लेकिन नीति उन्हें भी 50,000 रुपए ही बताती है। तो सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर नीति बहुत देर तक वहां खड़ी रहती है, फिर वहां से चली जाती है। अगली रात को फिर वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक बाइक वाला आदमी आता है और उसका रेट पूछता है। नीति उसे सर से पैर तक घूरती है और फिर कहती है कि 1,000 रुपए। अब बाइक वाला भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इतना कम रेट। नीति भी उसे कहती है कि वैसे तो मेरा रेट बहुत ज्यादा है, पर तुम्हें देखकर रेट कम कर लिया है। तो वो कहती है कि बताओ लेके चलोगे या नहीं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ मुझे तो मंजूर है। और ये कहकर वो नीति को अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो लाइट चली जाती है। फिर वो आदमी कैंडल जला लेता है और नीति से कहता है कि आपको देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब काम करती है, आप तो बड़ी पढ़ी लिखी लगती है, कोई और काम करने के बजाय ऐसा काम क्यों कर रही है। नीति कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये काम करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो आदमी पूछता है कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। नीति बताती है कि शादी मेरे लिए एक नर्क बन गई है। फिर इतना कहकर नीति अपनी कहानी बताने लगती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां नीति सो रही होती है कि घर की घंटी बजती है। तो नीति जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसकी दो फ्रेंड्स आई होती है। दोनों से एक वीडियो दिखाती है जिसमें नीति अपने रूममेट का मर्डर कर रही थी। ये वीडियो देखने के बाद उसकी दोनों फ्रेंड्स से बहुत कुछ सुनाती है और कहती है कि ये सब तुमने क्या कर दिया है। ये वीडियो तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही पोस्ट किया गया है, पता भी है तुम्हें, कई लोग इसे देख भी चुके हैं और जल्दी यहाँ पुलिस भी आने वाली होगी। इतने में ही पुलिस वहां पर आ भी जाती है। नीति को बहुत ज्यादा घबराहट होती है। वो अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बचा लो। ये कहकर वो छिप जाती है। इतने में पुलिस ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि ये नीति का ही घर है क्या और वो कहाँ पर है। नीति की फ्रेंड्स कहती है कि हम भी उससे ही मिलने आए, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। लेकिन पुलिस वालों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और एक इंस्पेक्टर उन पर बंदूक तानकर उन्हें कहता है कि चुपचाप बता दो कि नीति कहाँ है। तभी नीति पीछे से आकर पुलिस वाले पर हमला कर देती है। अब मूवी के बीच में ही 2 भी कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब ये जो भी स्टोरी अभी तक हमें दिखी थी वो सब वेब सीरीज होती है जिसका डायरेक्टर होता है अभिनव नाम का एक बंदा। जो भी शो उन्होंने अभी तक कर लिए थे वो शो वो नीति को प्ले करके ओनली दिखा ही रहा था और पूछता है कि बताओ तुम्हें ये सब कैसा लगा। तो नीति उसकी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा तारीफ करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। ये कहती है। अब अभिनव नीति को अकेले में ले जाकर एक लेटर उसको देता है और बोलता है कि इस लेटर को प्लीज घर जाकर खोलना। नीति भी लेटर घर लाकर उसे खोलकर देखती है। उस लेटर में अभिनव ने अपने जज्बात नीति के लिए लिखे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अभिनव और नीति कैसे मिले थे। उस टाइम वेब सीरीज से रिलेटेड अभिनव अपना काम कर रहा था और उसी दौरान उसने नीति को देखा था। फिर उसे नीति इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। एक बार जब नीति मंदिर जाती है तो उस मौके का फायदा उठाकर अभिनव नीति से बात करने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं एक वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ और उसमें एक रोल है जिसमें सिर्फ तुम ही फिट हो सकती हो। नीति उसे स्टार्टिंग में तो मना कर देती है। देन अभिनव उसे बताता है कि उसने एक वेब सीरीज पहले भी बनाई थी और वो उसे दिखाता भी है। फिर ये सब देखकर नीति मान जाती है और वो अभिनव के साथ में काम करने लगती है। अभिनव तो उसे पहले से ही पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे नीति भी उसे पसंद करने लगती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब नीति लेटर पढ़ रही थी और वो लेटर पढ़कर खुश हो जाती है और अभिनव को मैसेज करके अगले हफ्ते मिलूंगी ये बोलती है। अब अभिनव भी मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो हफ्ता भी गुजर जाता है और उनकी मीटिंग का टाइम आ जाता है। अब अभिनव बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि नीति उसे हाँ ही कहेगी। वो बेसब्री से नीति का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद नीति भी वहाँ आ जाती है और आते ही अभिनव के हाथ में एक कार्ड थमा देती है। अभिनव कार्ड को पढ़ता है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो एक वेडिंग कार्ड था, उस पर नीति के साथ में रमेश का नाम लिखा हुआ था। अभिनव का दिल टूट जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। वो नीति को देखता है और बहुत दुखी होकर उसे कहता है कि नीति मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये सब क्या है, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। जिस पर वो बताती है कि मेरे साथ इन हफ्तों में बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। अब वो सीन दिखाया जाता है जिस एक हफ्ते में नीति की जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। नीति के पापा को हार्ट अटैक आया था और उन्हें नीति ने हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया, जिसमें डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन की बात बोली और ये भी कहा कि अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन का खर्चा 5.5 लाख रुपए था। अब नीति ने अपनी जितनी भी सेविंग थी वो और साथ ही अपनी सारी ज्वेलरी बेचकर जो भी पैसे आए थे सब ले लिए।
लेकिन सब मिलाकर भी 5 लाख ही हुए थे। अब नीति को 50,000 और चाहिए थे। पहले तो नीति हॉस्पिटल वालों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग 5 लाख लेकर प्लीज़ ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मैं बाकी के पैसे भी जल्दी ही दे दूंगी। लेकिन उन लोगों ने नीति को साफ मना कर दिया। नीति बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती है पर वो लोग नहीं माने। फिर नीति 50,000 रुपए के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करके उनसे पैसों की बात करती है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी नहीं मानता है। अब नीति हताश निराश होकर रोड पर से जा रही होती है, तभी उसे कुछ लड़कियां दिखती है जो हाथ में टॉर्च लेकर अपने लिए ग्राहक बुला रही थी। बदले में कुछ लोग उनके पास भी रुकते हैं, कुछ पैसे की बात करके उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब नीति भी ये सब देख रही थी। उसे बचपन में पापा के साथ बिताए गए सारी यादें याद आने लगती है। फिर वो सोचती है कि पापा की जान बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो रास्ता चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर नीति भी एक टॉर्च अपने हाथ में लेकर निकल जाती है। फिर बाइक पर एक आदमी आकर उसके पास रुक जाता है और उससे उसका रेट पूछता है, जिस पर नीति उसे 50,000 रुपए के लिए बोलती है। वो आदमी कहता है कि 50,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। वैसे क्या तुम फ्रेश हो? नीति कहती है कि हाँ। तो आदमी कहता है कि घूम कर दिखाओ। तो नीति पहले तो बहुत ज्यादा डर जाती है, फिर बाद में अपने पापा की याद आती है, वो घूम भी जाती है। तभी नीति को उसके मामा का कॉल आ जाता है। तो वो कहते हैं कि बेटा मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। नीति बहुत ज्यादा रोती है और रोती रोती वहीं पर बैठ जाती है। नीति पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि पैसों की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ रहा था। और उस आदमी को कहती है कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। वो आदमी उसे रोता देकर चला जाता है। उसके बाद नीति के मामा भी पैसे लेकर आ जाते हैं और नीति के पापा की जान बच जाती है। उसके बाद नीति के मामा ने उसके पापा से अपने बेटे और नीति की शादी की बात भी कर ली थी। अब जब उसके मामा ने उसके पापा की जान बचाई थी तो वो उन्हें कैसे मना कर देती। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब नीति अभिनव को अपनी पूरी बात बता रही थी। नीति अभिनव को बताती है कि वो और रमेश बचपन के फ्रेंड है और हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मैं उसे बचपन से ही पसंद करती थी और मुझे ये भी पता था कि रमेश मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। और जब मामा ने ये बात मुझे बताई कि रमेश मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं कैसे कुछ कह सकती थी। मेरी शादी भी तय हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमारा रिश्ता तुम यहीं पर ख़त्म कर दो। और ये कहकर वो चली जाती है। अभिनव बहुत ज़्यादा टूट जाता है और यहाँ से हमें रमेश और नीति की शादी के सीन्स दिखाए जाते हैं। अब जब फर्स्ट नाइट के लिए नीति रमेश के पास आती है तो वो सो रहा होता है, जिससे नीति को लगता है कि शायद वो थक गया है इसलिए वो सो गया है। फिर नीति भी उसके पास आकर सो जाती है। कुछ देर बाद रमेश उठकर चुपचाप कमरे के बाहर जाता है और मेन डोर खोलकर एक लड़की को अपने घर के अंदर ले आता है, जिसे रमेश ने ही बुलाया था। और फिर उसे दूसरे कमरे में भी लेकर जाता है। कुछ देर बाद नीति की भी आंख खुल जाती है। फिर उसे कुछ आवाज़ें आती है तो वो उस रूम की तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर वो लड़की को लेकर गया था। वहाँ उसे किसी लड़की और रमेश की आवाज़ आती है तो वो टूट जाती है। उसकी बातों से समझ में आता है कि उस लड़की का नाम प्रिया है जो कि रमेश की ही गर्लफ्रेंड है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नीति ये पूरी कहानी उस कस्टमर को बता रही थी। फिर वो बीच में ही कहती है कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है, तो वो आदमी उसे बाथरूम का रास्ता भी बता देता है और सिगरेट पीने लगता है और नीति बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आकर एक वायर से उस आदमी का गला काट देती है, उस आदमी को मार डालती है। अब मूवी टाइटल ऑफ दिखाया जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और इस सीन में नीति मार्केट में जाती है जहाँ वो एक आदमी को एक कोड वर्ड बोलती है तो वो आदमी उसे एग पकौड़े देता है बट उसमें एक नशीली चीज़ होती है। फिर नीति वहाँ से चली जाती है। फिर नीति एक टेलर की शॉप पे जाती है और वहाँ पर भी एक कोड वर्ड बोलती है और वहाँ से टेलर भी उसे एक नशीली चीज़ देता है। देन नीति वो वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर वो एक शॉप पर जाती है और वहाँ पर भी एक कोड वर्ड बोलती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा नशीली चीज़ मांगती है। अब ये देखकर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम इतनी सारी नशीली चीज़ों का करोगी क्या। नीति उसे बताती है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स पार्टी करेंगे इसलिए चाहिए। तभी नीति के पास एक कॉल आता है, वो कॉल उठाती है। हम उस आदमी को भी देखते हैं जो नीति को बड़ी ही गंदी नज़रों से देख रहा था। फिर नीति कॉल पर बोलती है कि ओ नो, तुम लोगों ने पार्टी कैंसिल कर दी, मैंने तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली थी। फिर वो फ़ोन काट देती है। तभी वो आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मेरे फ्रेंड्स ने पार्टी कैंसिल कर दी है, अब इतनी सारी चीज़ों का मैं करूँगी क्या। फिर वो कुछ देर सोचती है, फिर उस आदमी को बोलती है कि क्या तुम चलोगी मेरे साथ पार्टी करने के लिए। इस पर वो आदमी खुश हो जाता है और वो तुरंत हाँ भी कह देता है, जैसे कि वो इसी इंतजार में था कि कैसे भी नीति के करीब जाने का मौका मिल जाए। फिर नीति उसे अपनी जगह पर लेकर आती है। दोनों उस नशीली चीज को यूज में ले रहे होते हैं। वो आदमी उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तो नीति बोलती है कि वो बहुत ही लंबी कहानी है। तो वो आदमी उससे कहता है कि बताओ क्या कहानी है। फिर सीन वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से फ्लैशबैक में कहानी रुक गई थी। अब नीति बहुत ज्यादा रोती है और आकर चुपचाप से सो जाती है। अब रमेश हमेशा ऐसा करने लगा था, वो प्रिया को रात में घर में लेकर आता, रूम में चले जाते। जब भी वो नहीं आती थी तब वो दोनों फोन पर ही एक दूसरे से बात करते रहते थे। उसकी ये हरकतें नीति को जलाती थी, वो गुस्से में भरने लगी थी।
नीति के सामने ही रमेश प्रिया के साथ घूमता और उससे रात भर भी बातें करता और रात को नीति को कमरे में बंद करके प्रिया को घर भी लेकर आता था। अब नीति गुस्से में भर चुकी थी। एक दिन अचानक रमेश के पापा नीति के घर आते हैं और पूछने लगे कि बेटी कैसी हो। नीति उन्हें कुछ नहीं बताती है कि उसकी जिंदगी कैसी नरक सी हो गई है। बस उन्हें ये कहती है कि वो एकदम ठीक ठाक है। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन रमेश और नीति मूवी देखने जाते हैं। नीति बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका ध्यान रमेश की पास वाली सीट पर जाता है जहाँ प्रिया बैठी हुई थी और वो रमेश एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। नीति का दिल फिर से टूटकर रो जाता है। अब नीति की सहने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। अब रमेश अपने पापा के सामने तो नीति के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता था, लेकिन उनके एब्सेंट में वो वही हरकतें फिर से शुरू कर देता था। अब नीति रमेश से बात करना चाहती थी और कहती है कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो रमेश को कहती है कि अगर तुम्हें ये सभी करना था तो तुमने मुझसे शादी करी क्यों थी। आज मैं तुम्हें प्रिया के साथ नहीं रहने दूंगी। इस पर रमेश गुस्से में आ जाता है और नीति पर हाथ उठा देता है और नीति को मारने लग जाता है। नीति बहुत रोती है पर वो नहीं मानता। उस पर तो जैसे खून सवार हो जाता है और उसे घसीट कर वो उसे फ्रिज में बंद कर देता है। बाहर से लॉक भी लगा देता है। वो रमेश को बहुत मनाने की कोशिश करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और उसे छोड़ने के लिए मिन्नतें करती है और ऐसा ना करे ये भी बोलती है, लेकिन रमेश तो जैसे पत्थर सा हो गया था। फिर वो कमरे में चला जाता है और प्रिया को भी बुला लेता है। अब बहुत देर बाद रमेश फिर से अंदर आता है और फ्रीज खोलकर नीति को बाहर निकाल लेता है और धमकी भी देता है कि आइंदा मेरे मामलों से दूर रहना। और फिर से कुछ और दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक रात रमेश सो रहा होता है कि उसे कुछ आवाजें आती है और उनकी आंख खुल जाती है। वो रूम से बाहर आकर देखता है कि एक रूम में नीति और एक लड़के की आवाज आ रही थी। रमेश पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि वो इतने दिनों से जो भी कर रहा था अब वो सब नीति भी करने लगी थी। रमेश चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन रमेश अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है तो उसकी नजरों के सामने नीति और अभिनव एक साथ एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। रमेश से बदला लेने के लिए ये नीति उसे जला रही थी, उसे एहसास करवा रही थी उसकी गलती का। अब वो बार बार रमेश के सामने ही अभिनव से मिलती, उसे घर बुलाती, सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने के लिए। एक दिन रमेश प्रिया से बात करता हुआ अपना फोन जोर से फेंक देता है, बड़े ही गुस्से में, और ये सब नीति छत से देख रही होती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तभी वो ये भी देखती है कि एक पत्ते पर नीति की फोटो बनाई होती है, जिसे देखकर नीति के दिल में एक उम्मीद सी जागती है और वो सोचती है कि शायद रमेश भी उसे चाहने लगा है। तो वो रमेश के पास जाती है और उसे देखकर वो चौंक जाती है। यहाँ पर रमेश तो अपनी नस काट कर बैठा हुआ था। नीति बहुत ज्यादा डर जाती है और वो देखती है कि वहां पर प्रिया की शादी का कार्ड भी रखा हुआ है, जिसे देखकर नीति को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो जल्दी से रमेश के हाथ पर कपड़ा बांधती है और उसे समझाती है कि आखिर तुम अपने आप को क्यों बर्बाद करने में लगे हुए हो। मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और उसे स्कूल के टाइम याद दिलाने लगती है। उस वक्त नीति रमेश को बहुत चाहती थी, लेकिन रमेश तो हमेशा प्रिया के साथ ही बैठा रहता था और एक दिन वो प्रिया को प्रपोज भी कर देता है, जिसे नीति देख लेती है और उसका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। वो उसी वक्त घर चली जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। रमेश उसे कॉल भी करता है, लेकिन अब वो रमेश को वापस नहीं मिलना चाहती थी। और तुम्हें तो प्रिया पसंद थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन जब पता चला कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। लेकिन तुम हो कि हर दिन मेरे दिल को और मेरे शरीर को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हो। प्लीज अब तो बात मान जाओ मेरी। प्रिया की शादी होने वाली है, ये सोचकर तुम कोई और गलत फैसला मत ले लेना। उसे अपनी लाइफ में खुश रहने दो और हम दोनों भी यहाँ बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। प्लीज मान जाओ मेरी बात। रमेश भी काफी हद तक नीति की बात मान जाता है कि वो कितना गलत था। उसके बाद वो दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। अगले दिन नीति जल्दी उठकर रमेश की पसंद का खाना बनाने की सोचती है और सामान लेने के लिए मार्केट में चली जाती है। फिर उसे बचपन में रमेश के साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है। नीति बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसकी लाइफ में अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। तो जब वो मार्केट से घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि यहाँ तो रमेश ने तो जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। खून की उल्टी होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। नीति की पूरी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रोती है कि रमेश ने ये क्या कर डाला। वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि कल ही तो उसने इतना समझाया था और आज उसने अपने आप को खत्म कर लिया। वो बहुत रोती है। साथ ही रमेश के पापा को भी फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। उसके बाद रमेश का अंतिम संस्कार कर लिया जाता है। नीति के मामा भी उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन इस वक्त ये सवाल करना भी गलत होगा। लेकिन जब भी तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाओगी तब मुझसे ज़रूर बात करना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर नीति अपना कबर्ड खोलती है तो वहाँ पर उसे प्रिया की लाश मिलती है। नीति बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे नहीं पता था कि लाश वहां पर कैसे आ गई। अब प्रेजेंट का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर नीति उस ड्रग डीलर आदमी को अपनी पूरी कहानी बता रही थी। तभी वो आदमी अपना गला पकड़ लेता है और खून की उल्टी करके मर जाता है, क्योंकि घर आने के बाद नीति ने उसे जूस में जहर मिलाकर दे दिया था। अब वो तड़पता है तो नीति बहुत ज्यादा हंसती है और खुश होती है। फिर मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें नीति दिखती है जो कि अभिनव को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि मेरे घर में कबर्ड में प्रिया की लाश है, प्लीज उसे ठिकाने लगाने में प्लीज मेरी हेल्प कर दो।
फिर दोनों अभिनव और नीति मिलकर प्रिया की बॉडी को एक बॉक्स में डालकर उसे ठिकाने लगाने के लिए एक खाली सुनसान जगह पर जाते हैं और वहां पर गाड़ी रोककर वो वहां पर खड्डा खोदता है। बट अचानक से कोई अभिनव के सर पर वार कर देता है। फिर अभिनव देखता है तो उसे नीति दिखाई देती है जिसने उसके सर पे मारा था। तो अभिनव नीति को देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्योंकि उसे सच में नीति ने ही मारा था। और वहां पर हम देखते हैं कि प्रिया भी नीति के साथ खड़ी हुई थी। इसका मतलब प्रिया तो मरी ही नहीं थी। अभिनव ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीति कब्र में से प्रिया की लाश को देखती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी कब्र में से जोर जोर से आवाजें आती है तो नीति घबरा जाती है और घबराते ही दरवाजा खोलती है। तब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर प्रिया होश में आ चुकी थी। वो नीति से पानी मांगती है और यहाँ पर वो प्रिया सारी बातें नीति को बताती है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली अभिनव तो कभी नीति को छोड़ ही नहीं पाया था। नीति उसे रमेश के बारे में बता रही थी, तभी वो सिर्फ नीति को हासिल करने के बारे में सोच रहा था। तो उसने नीति को हासिल करने के लिए गलत रास्ता अपना लिया था और वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट के फ्रेंड्स को अगले ही दिन रमेश के घर ले जाकर रमेश को बुरी तरीके से मारता है। उसने कहा कि नीति सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ मुझे ही पसंद करती है और तुम्हारे पिता ने उसे उसके पापा के ऑपरेशन में पैसे देकर उसे एहसान तले दबा दिया है, जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी कर ली है। वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है, उसकी लाइफ से निकल जाओ, लेकिन वो भी मेरी तरीके से। तुम ऐसा कुछ करो कि नीति खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। लेकिन रमेश कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, वो मुझे पसंद करती है। लेकिन अभिनव से कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद करती है और उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो, समझे। तुम ऐसा करो कि तुम किसी और लड़की के साथ प्यार व्यार का नाटक करो और नीति को विश्वास दिलाओ कि तुम उससे नहीं चाहते हो। तुम उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करो ताकि वो तुमसे अलग हो जाए। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मार दूंगा। इसके बाद रमेश सारी बात प्रिया को बताता है। एक्चुअली रमेश, प्रिया और नीति बहुत अच्छे फ्रेंड थे। रमेश प्रिया को सब कुछ बता देता है और उसके बाद उससे मदद मांगता है। प्रिया उसे कहती है कि हम पुलिस को बता देते हैं, लेकिन रमेश उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर अभिनव को ये बात पता चल गई कि हमने पुलिस को और नीति को सब कुछ बता दिया है तो वो मुझे और मेरे पापा को तो मारेगा ही, बल्कि नीति को भी मार डालेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमें अभिनव के हिसाब से ही चलना होगा। इसी वजह से रमेश ने और प्रिया ने अफेयर वाला नाटक किया था और नीति को भी धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि इन दोनों के बीच में सच में अफेयर चल रहा है। और नीति को मार्केट से आते जाते देखकर वो जानबूझकर प्रिया के साथ वहां पर आते थे ताकि नीति को दिखा सके। जब रमेश और नीति मूवी देखने गए थे तब भी रमेश प्रिया को छूना भी नहीं चाहता था, लेकिन अभिनव उनके पीछे बैठा होता है और उसने रमेश को धमकी भी दी थी कि अगर प्रिया का हाथ नहीं पकड़ा तो तुम्हें मार डालूंगा। कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर नीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रमेश ने नीति को फ्रिज में बंद किया था, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन आखिर में सच्चाई तो कुछ और ही थी। रमेश वो सब अभिनव के कहने पर कर रहा था, जबकि रमेश तो बहुत रोता है और अभिनव को रिक्वेस्ट भी करता है उसे निकालने के लिए। लेकिन अभिनव वहां पर आराम से बैठा होता है और उसे नीति पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब झेल कर वो उसके पास वापस आ जाएगी। उसके बाद से नीति भी अभिनव की मदद मांगने लगती है ताकि वो रमेश को जला सके। लेकिन उसे क्या पता था कि रमेश तो उसे पहले से ही चाहता था, लेकिन अभिनव तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था और उसके क्लोज आने की कोशिश भी कर रहा था। ये सब रमेश को सहन नहीं हो रहा था। प्रिया नीति को ये भी बताती है कि स्कूल में भी तुमने गलत समझा था, रमेश मुझे प्रपोज नहीं कर रहा था, वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था और वो भी मुझे बस यही दिखा रहा था कि वो तुमको क्या कहेगा। वो बोलते तुमने हमें देख लिया था और तुमने गलत समझ लिया, जिसके बाद तुम वहां से चली गई थी। रमेश ने तुम्हें कॉल भी किए थे लेकिन तुमने नहीं उठाया और तुमने वो जगह भी छोड़ दी थी। रमेश की सहने की लिमिट खत्म हो चुकी थी और वो अभिनव को कॉल कर देता है कि आगे से मैं तुम जो भी कहोगे वो कुछ भी नहीं करूंगा। ये कहकर वो जोर से फोन को तोड़ देता है, जो सबको नीति बालकनी में से देख रही थी। अब रमेश रोज रोज के टॉर्चर से थक चुका था और वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है और अपने हाथ की नस काट लेता है। नीति आती है और रमेश को देखकर वो जल्दी से उसके हाथ पर कपड़ा बांध देती है और उसे वहां पर प्रिया का वेडिंग कार्ड भी देता है। अब नीति यहाँ पर भी उसे गलत समझ लेती है। उस कार्ड को देखकर वो यही सोचती है कि अभी भी शायद प्रिया की शादी के दुख से वो ये सब कर रहा है और अपने आप को खत्म कर देना चाहता है। और उस रात जब नीति रमेश को समझाती है और बताती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है तो रमेश शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभिनव ने तो उसे बताया था कि नीति उससे प्यार करती है, लेकिन नीति बताती है कि वो तो हमेशा से ही रमेश को ही प्यार करती थी। इस पर रमेश को बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैंने तो नीति को कितना दुख दिया था और वो सोच लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अभिनव चाहे कुछ भी करे या कहे, मैं नीति को नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। और वो नीति के साथ खुश हो जाता है। अगली सुबह जब नीति मार्केट जाती है सामान लेने के लिए, तब रमेश प्रिया को कॉल करके सारी बात बता देता है कि नीति मुझसे प्यार करती है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन वहाँ अचानक से ही अभिनव आ जाता है, जो अपने दो साथियों के साथ वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर दिए, अब बस तुम इस पर साइन कर दो।
इस पर रमेश भड़क जाता है और साइन करने से मना कर देता है और बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि नीति तुमसे प्यार करती है, लेकिन वो तो मुझसे प्यार करती है और अब ये सब जानकर मैं नीति से दूर नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मुझसे झूठ कहकर बहुत कुछ गलत करवाया है। उसके बाद अभिनव के दोनों फ्रेंड रमेश को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और अभिनव उसे जबरदस्ती जहर पिला देता है और फिर रमेश खुद की उल्टी करके वहां पर दम तोड़ देता है और उसे मरता देखकर अभिनव बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी प्रिया वहां पर आ जाती है क्योंकि रमेश ने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, लेकिन वो लोग जब प्रिया को वहां देखते हैं तो प्रिया को बहुत मारते हैं। तो रमेश तो पहले से ही मर चुका था और उसके बाद प्रिया को भी वो मारकर वहीं पर छुपा देते हैं क्योंकि अभिनव ने खिड़की में से नीति को आते हुए देख लिया था और वो घबराकर उसे कबड़ में ही छिपा देते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं। इसी तरीके से प्रिया ने सारा सच नीति को बता दिया था और नीति पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। अब दोनों नीति और प्रिया ये फैसला लेती है कि अब कुछ भी हो जाए अभिनव उसके साथियों को वो नहीं छोड़ेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अभिनव को मारने वाली होती है और वो पहले अभिनव को बांध देते हैं, लेकिन अभिनव नीति को कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया था वो तुम्हारे लिए ही तो किया था। फिर नीति को अभिनव के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और वो धीरे से अभिनव के पास जाकर उसे चाकू से मार डालती है। फिर वो प्रिया के साथ मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है। उसे पता लगाकर बताती है कि उसका एक फ्रेंड तो सेक्स वर्कर्स के साथ रहता है जबकि एक ड्रग डीलर है, जिसके लिए वो दोनों मिलकर उनको फंसाने का प्लान भी बनाते हैं और नीति दोनों को अपने प्लान में फंसाकर उन्हें मार डालती है। उसके बाद हमें रमेश के पापा दिखाई देते हैं जो रमेश की फोटो देख रहे होते हैं जो कि दीवार पे लगी हुई थी और उस पर हार चढ़ा हुआ था। नीति भी उनके पास बैठी होती है और बहुत ज्यादा रोती है कि मामा उसके पास बैठे हुए थे और यहाँ हमें रमेश की फोटो के आगे नीति की फोटो भी दिखती है जिस पर भी हार चढ़ा हुआ था। इसका मतलब नीति भी मर चुकी है और हमें जो दिखाई गई थी वो नीति की आत्मा थी, नीति नहीं थी। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि नीति कैसे मरी थी। तो हमें फिर से तब का सीन दिखाया जाता है जब नीति उस ड्रग डीलर को मार दी थी। ड्रग डीलर के मर जाने के बाद नीति ने खुद भी वो जहरीला जूस पी लिया था और उसके बाद उसके खून की उल्टी करके अपनी जान दे दी थी, जैसे रमेश की मौत हुई थी। इसी के साथ यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। आई नो आपको इसकी ट्विस्ट देखकर आपका दिमाग भी ट्विस्ट हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।